नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। आज 26 जनवरी है। इस अवसर पर कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और हमारा जो अगला पाठ है उस पाठ की ओर आपको लेकर जाता हूं। आज ऐसा अवसर है और इसी अवसर पर हम ऐसे पाठ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है दिए जल उठे। अब इस पाठ के अंदर जाने से पहले आपको बच्चों में थोड़ा इतिहास की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास से संबंधित ये पाठ है। अब इतिहास की ओर इसलिए लेकर जाना चाहता हूं कि ताकि ये पाठ अधिक आपको समझे। बच्चों, हम महात्मा गांधी जी का आगमन भारत में कब हुआ, महात्मा गांधी जी ने कितने आंदोलन किए, उससे संबंधित आज बातें करने वाले नहीं है। लेकिन ये पाठ महात्मा गांधी जी से संबंधित होने के कारण कम से कम कुछ आंदोलन का जिक्र यहां करना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, किस आंदोलन का ये करूंगा मैं 1920 की बात पहले कर देता हूं। 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, है ना, 1920 में। लेकिन ये 1.5-2 साल के बीच में ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस लिया, मतलब 1922 के आसपास ये आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। आप देखें, फिर प्रश्न दिमाग में आ गया होगा कि सर वापस क्यों लिया, है क्या नहीं। चौरी चौरा की घटना घटित हो गई, कुछ लोगों द्वारा एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस चौकी में हमारे मतलब भारतीय पुलिस, लेकिन अंग्रेजों की सेना में थे, वो पुलिस मारे गए और इससे महात्मा गांधी जी बहुत नाराज हो गए, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो भी आंदोलन है अहिंसात्मक, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी है, इस तत्व पर चलता था। उनको लगा कि ये तत्व के हिसाब से काम हुआ नहीं है, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। चलो, उसके बाद अगर देखते हैं हम कि 1922 से लेकर 1928 तक क्या क्या हुआ। जैसे मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पक्ष की स्थापना, उनके द्वारा कार्यक्रम ये चलते रहे। लेकिन तभी भी सारा भारत के सारे नेताएं सारे बिखरे हुए नजर आ रहे थे। उसी बीच महात्मा गांधी जी को लगा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर से सारे लोग इकट्ठा हो जाए। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी और उसमें बहुत सारी उन्होंने मांगे रखी। देखिए, और वो मांगे उन्होंने ऐसी रखी कि सभी लोगों से संबंधित थे, चाहे युवा से संबंधित हो, चाहे गरीबों से संबंधित हो, चाहे काश्तकार से संबंधित हो, चाहे किसान से संबंधित हो, चाहे बूढ़े लोगों से संबंधित हो, सभी वर्ग के या सभी धर्म के, सभी समाज के हिस्सों से संबंधित ऐसी 11 मांगे, 11 सूत्रीय कार्यक्रम भी बोलते उसे, ऐसी मांगे रखी और उन्होंने उनको अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को विनती कर दी कि ये मांगे पूरे की जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। वो जनवरी का महीना ही था, याद रखिए, ये मांग करने वाला महीना जो था वो जनवरी का महीना ही था, नहीं तो हम एक आंदोलन करेंगे। लेकिन अंग्रेज मानने वाली कहां है कि नहीं, वो तो मानेंगे नहीं। उन्होंने बोला तुम कौन होते मांगे करने वाले, हमको देना है क्या नहीं देना है, वो हमारा हिस्सा है क्या नहीं। तो उन्होंने वो मांगे मांगी नहीं है। लेकिन इन महात्मा गांधी जी में कितना दमखम है उनको क्या पता, और उन्होंने सही में आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो आंदोलन की शुरुआत करने के लिए उन्होंने दिन चुना 12 मार्च, ये दिन उन्होंने चुन लिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये देखिए, उन्होंने इस आंदोलन को एक नाम दिया कि अगर ये मांगे हमारी मांगते नहीं है, मतलब मानते नहीं है, तो हम सभी नए अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करने जा रहे हैं। और इसमें पहली मांग जो थी 11 सूत्रीय कार्यक्रम में जो मांग थी, वो मांग एक नमक के ऊपर जो अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। अब देखिए, नमक आम जनता से संबंधित है और आम जनता संबंधित मतलब हर एक वर्ग का आदमी नमक से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम सारे नमक से जुड़े हुए लोग हैं, नमक हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और गांधी जी ने नमक को चुन लिया ताकि सभी वर्ग के लोग इस आंदोलन में हमारा साथ दे सके। और हुआ ऐसे भी, और सभी लोग इसमें जुड़ते गए। देखिए, उन्होंने नमक कानून तोड़ने का निश्चय कर दिया, क्योंकि जितने भी कानून बने हैं कानून को मानना ही नहीं। देखिए, नियम बना, नियम को नहीं मानना है। पहले उनका था जो अंग्रेज सरकार के जो स्कूल कॉलेज हैं, दफ्तर हैं, वो सभी को क्या करना है,
सहयोग नहीं करना है, मतलब उनका स्कूल है, स्कूल में जाना नहीं, उनका दफ्तर है, दफ्तर में जाना है, उनकी नौकरी, नौकरी छोड़ देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यही हुआ कि जितने भी कानून हैं उनको मानना नहीं, और कानून बनाता नमक के ऊपर, नमक कानून तोड़ने का कार्य उन्होंने इस दांडी मार्च के द्वारा सिद्ध किया, इसीलिए इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो दिए गए लुटेर पाठ में दांडी मार्च से संबंधित ही सारी जानकारी आपको मिलेगी कि साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हो गई, वो दांडी तक वो कैसे पैदल चलते गए, रास्ते में उनको कौन कौन मिले, रास्ते में वो कहां कहां जाकर भाषण करते हैं, उन भाषणों के माध्यम से लोगों को कैसे प्रेरित कर देते हैं, आदि सारा वर्णन इस पाठ के अंदर से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो, हम तो दांडी मार्च की नहीं है, लेकिन क्यों ना हम इस पाठ के माध्यम से आज हम दांडी मार्च शुरू कर देते हैं महात्मा गांधी जी के साथ। जोर से बोलो महात्मा गांधी की जय। तो चलो हम दांडी मार्च कर देते हैं। दिए जलोटेप्पा मधुकर उपाध्याय इसके लेखक हैं। ध्यान रखिए, एक मार्कर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, इस पाठ के लेखक कौन है क्या नहीं? दिए जलोटे पाठ के लेखक कौन है, ऐसा एक आध मार्क का प्रश्न आ जाएगा तो मधुकर उपाध्याय। अभी सीधा पाठ की शुरुआत कर देते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था, कौन सा दृश्य? दांडी कूच की तैयारी वाला। इस सिलसिले में, किस सिलसिले में? दांडी कूच के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। हमारी दांडी कूच की तैयारी, दांडी कूच कब होती है? 12 मार्च को। और ये पहुंचे कहां रास में? 7 मार्च को। 5 दिन पहले तैयारी, प्लानिंग किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये भी कम नहीं थे, ये भी बहुत ही होशियार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्रेरक, बहुत ही साहसी, निडर ऐसे व्यक्तित्व थे। और वो व्यक्तित्व देखिए, साथ किसका? महात्मा गांधी जी का। और ऐसे दो सपूत अगर एक जगह पर आ जाएंगे तो कितनी भी बड़ी क्रांति हो सकती है। इतने महान थे ये दोनों भी। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर दिया। चलो, लोग बोल रहे तो बोलेंगे क्या? उन्होंने कहा, भाई और बहनों, जो हमारे प्रधानमंत्री इसी शब्द का उच्चारण करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में इन्हीं शब्दों के माध्यम से हजारों लोगों का दिल जीत लिया था। भाई और बहनों, आत्मीयता स्थापित हो जाती है, तभी दुनिया को भाई बहन कहने वाला ये शब्द हैं। और इन्हीं शब्दों के माध्यम से इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कर दी और पहला प्रश्न पूछ लिया, क्या आप इस आंदोलन के लिए तैयार हैं? इसी बीच मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर निषेधाज्ञा लागू कर दी कि किसी भी प्रकार का भाषण नहीं दिया जाता है, किसी भी प्रकार के समूह में भाषण देना नियम के विरुद्ध है। इसी प्रकार की एक आज्ञा वहां के स्थानीय कलेक्टर ने, उनका नाम भी दिया है, शिर्डी ने लागू कर दी। ये कौन थे? देखिए, ये गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिर्डी के आदेश के अनुसार हुई और 2 शब्द कहे, इसीलिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, गिरफ्तार करने वाला आदमी, मतलब आदेश देने वाला आदमी कलेक्टर शिर्डी था, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। और इसी का बदला इन्होंने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करके पूर्ण किया था। ये भी ध्यान रखिए। चलो आगे जाना है मुझे। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर दिया। जी हां, मैंने 2 शब्द कहे। अगर आपको लगता है कि हमने नियम का उल्लंघन किया है, तो जी हां, मैंने ये अपराध किया है। देखिए, अपराध कबूल कर दिया। जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे, 8 लाइन का फैसला लिखने के लिए जज साहब को 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा 8 लाइन का फैसला लिखने। अब ये प्रश्न आता है, 8 लाइन का फैसला लिखने के लिए जज को 1.5 घंटा क्यों लगा? क्योंकि जज साहब को सोच रहे थे कि
इनको किस धारा के तहत, धारा यानी नियम के तहत, किस कानून के तहत इनको सजा दी जाए, इनकी गलती क्या है। लेकिन अंग्रेज मानती कहां है, उनके पास तो अलग अलग नियम है और इनको 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। और इसके लिए उन्हें देखिए अहमदाबाद में साबरमती जेल लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा, उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, बहुत दुखी हो गए। अरे क्या है, कोई गलती नहीं है, अटक कर दी, कोई गलती नहीं है, गिरफ्तार कर दिया गया। अरे ये अंग्रेज है क्या, अंग्रेज है, इनके कानून, ये तो सारे काले कानून है। 1920 में देखिए जब जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है तब तो उससे पहले भी उन्होंने नियम लगा दिए थे और इसी का निषेध भी कर दिया था। काला कानून, ब्लैक कानून, काला कानून नाम दिया गया था अंग्रेजों के। इन्होंने कहा कि आप दांडी कूच की, ओके, साबरमती जेल लाया जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि आप दांडी कूच की तारीख बदल सकती हैं, वो अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। देखिए 7 मार्च से वहां चले गए और 12 मार्च की तारीख तय हो गई थी। इससे पहले मतलब 7 और ये इनके 5 दिन का फर्क है, तो इससे पहले भी हम दांडी कूच की तैयारी कर सकते हैं, ऐसे गांधी जी ने अपने साथियों से कह दिया। आश्रम में एक आदमी ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसा, मतलब हिसाब लगाते हैं ना, यहाँ से बरपेटा से गुवाहाटी जाने के लिए कितना टाइम लगता है, बरपेटा में हमारी गाड़ी कब जाएगी, उधर आगे जाने के बाद पाठशाला में गाड़ी कब जाएगी, है क्या नहीं, तो बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगता है, या जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता है। असर मसीह पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, एक झलक, है कि नहीं। अरे जुनून देखिए उनका, पटेल की एक झलक पाना आश्रमवासी चाहते थे, बस उनका दर्शन हो जाए। एक बार देखिए, समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे जब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए, लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी। लेकिन मोटर रुकी भाई साहब, अरे रो भी इतना था, मैंने बोल दिया, निडर स्वभाव के सामने पुलिस अधिकारी क्या, अंग्रेज थरकाप कांपती थी उनके सामने। इसलिए तो जब पहले हमारे गृह मंत्री बने गए, उसके बाद जब निजाम, हैदराबाद का निजाम नहीं मान रहा था, उनको एक अपना देश अलग चाहिए था, उन्होंने बोल दिया मानते हो क्या नहीं, बोलो, उन्होंने बोल दिया नहीं मानते। मीर कासिम, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, सीधा सेना पहुंचा दी, घुटने नीचे टेक दिए उसने, हार मानी। तो ये ताकत किसमें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मानेंगे नहीं तो मुद्दे देंगे एक, कैसे नहीं मानेंगे, मानना पड़ता था। ऐसे करते करते भारत को एक करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया। देखिए तो रुकेगी नहीं, लेकिन रोब इतना था कि वो पुलिस वालों की मोटार रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले, एक संक्षिप्त मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात, 1-2 शब्द बोले होंगे। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए अभी प्रश्न फिर से आ जाएगा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है, ऐसा पटेल ने क्यों कहा। देखिए मैंने जो कार्य करना था वो कार्य कर दिया, आपकी पूरी प्लानिंग करके रखी मैंने, पूरे ये जो दांडी मार्च की तैयारी है उसका प्लानिंग मैंने करके रखा है। बस पहली गिरफ्तारी, पहली आहुति मेरी है, मैं गिरफ्तार हो गया हूं, मुझे लेकर जा रहे, मैंने शुरुआत कर दी। देखिए अभी आपकी बारी है, आपको काम करना है, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, अब आपकी बारी है। जो काम आपको करना है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, वो शुरू कीजिए। इस प्रकार का संकेत उन्होंने इस माध्यम से दे दिया और लोगों को प्रेरित कर दिया। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई।
दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया कि जिसमें बिना मुकदमा चलाए, कोई मुकदमा ही नहीं चलाए ना, सीधा जज ने उनको फैसला दे दिया, 500 रुपए का जुर्माना है क्या। मुकदमा चलाए, पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना निंदा। देखिए निंदा की गई, प्रस्ताव पारित भी हो गया, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी, कई नेताओं ने अपनी राय रखी, अपने विचार रखे। क्या है? पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति मतलब बोलना, क्यों आदमी को बोलना नहीं चाहिए क्या? ये हमारा जो अधिकार है उसके ऊपर एक प्रकार का हमला है सरकार का, बोलना नहीं है क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर, ऐसे उदाहरण पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। ये किसने कह दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस प्रकार के इस प्रस्ताव के ऊपर अपनी राय रखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना जी ने यह वाक्य कह दिया था। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कुछ की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा। सभी को लगा कि जलालपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार की आगे की कुछ होती हैं। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। रास, ये मैं पहले बोल दिया कि रास गांव का नाम है। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। भव्य मतलब कितना भव्य? एकदम बड़ा नेता आने के बाद हम स्वागत करते वैसे भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास, रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उसे सटे गांव देवन में है, जो समुद्र के मतलब एकदम नजदीक है। दरबार लोग रियासतदार होते थे और अपने रियासतदार मतलब बड़े बड़े जमींदार, वो जमींदार ही छोड़ के रास में आकर बैठे थे। एक प्रकार का त्यागी है। उनकी सहाबी थी, राजा जैसी जिंदगी थी उनकी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। एक तरह का राजपाट था, राजा जैसी जिंदगी। दरबार सब कुछ छोड़कर यहां आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप अगर क्या सीखना है तो इनकी हिम्मत और त्याग सीखो। ऐसे लोगों को दरबार के बारे में कह दिया, मतलब दरबारी लोगों के त्याग और हिम्मत के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। हिम्मत सीखे, ऐसे महात्मा गांधी जी ने कहा, और दरबारी लोगों का एक प्रकार से मान सम्मान ही बढ़ाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। देखिए कि गांधी पहले मिलना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश भिजवाया, भाई आप मुझे मिलना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता है। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक मतलब मैसेंजर, संदेशवाहक तुम्हारे पास तक आ जाएगा। किस प्रयाण में दांडी कूच की जो यात्रा चल रही है, उस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, कभी भी अटक भी कर सकते थे। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी, नदी पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं कर सकता। आप मिलना चाहते हैं तो ऐसा मिल सकते, मैं रुकूंगा नहीं, कहीं भी मिलो मुझे, मेरी यात्रा शुरू रहेगी। और देखिए, ये राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए
भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता, मेरी यात्रा में रोक नहीं सकता। गांधी जी के तो लग गए तो लग गए, वो रुकते नहीं थे। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी, मतलब पुराने मुखिया और पटेलों ने अपना इस्तीफा सौंप गए। नहीं चाहिए आपका, चलो इस्तीफा दे दिया लोगों ने। वहां के जो भी मुखिया थे उन्होंने बोल दिया ये ले लो, अंग्रेजों को नहीं चाहिए, आपकी चाकरी करनी ही नहीं है। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, रिजाइन कर दिया। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश अधिपत्य, देखिए जहां ब्रिटिश लोगों का राज है, अधिकार है, उसी भूभाग से ही करेंगे। और कारण क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेंगे, यह भी उद्देश्य था। और ये गांधी जी डरते तो नहीं थे, और ये अंग्रेजों को भी दिखाना चाहते थे कि हम ये कानून तोड़ने जा रहे हैं, और ये भी उनको दिखाना इसका एक मुख्य उद्देश्य भी था। भूभाग से करेंगे, किसी राजघरानों के इलाकों में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा था। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। प्रश्न आ जाएगा कि उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से उनको क्यों गुजरना पड़ा, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। अगर वो बड़ौदा रियासत में, मतलब वहां के राज्य में राजा था, वहां राज्य में अगर नहीं जाते तो 20 किलोमीटर लंबी यात्रा हो जाती थी और इसका असर उनके यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। इसीलिए वो वहां से यात्रा उन्होंने कर दी। ऐसा प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। गांधी जी धर्मशाला में रुके, वो तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 की थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा उनकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो सजा मिली है 3 साल की जेल, वो जेल उनके सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने जो कार्य किया था, सेवा की थी जनता की, उसका पुरस्कार जेल। अरे जितने भी हमारे क्रांतिकारी को, फ्रीडम फाइटर, ये जब जेल में जाते तो वो बोलते थे हम भारत माता के मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि कार्य वो अपने देश के लिए करते थे और इसलिए उनको जेल भी मंदिर के समान लगता था। और वो मंदिर के समान इस जेल में भी जाकर भी अपनी गतिविधियों को किस प्रकार आगे बढ़ाना है वो जानते थे। इतने निडर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। महात्मा गांधी जी किस प्रकार की यात्रा कर देते हैं, वो किस प्रकार ये नमक कानून तोड़ते हैं, उनको इन सत्याग्रहियों को कैसे लोग मदद करते हैं, महात्मा गांधी जी को नदी पार करने में कौन कौन मदद करता है, फिर नदी पार करते समय कितने लोग दिए लगाकर इनका स्वागत के लिए तैयार होते हैं, आदि सारी बातें हम इस पाठ के दूसरे भाग में पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपको यही विदाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।